नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आपकी साइंस टीचर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे से न्यू ईयर एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ एग्जाम्स की प्रिपरेशन पर भी ध्यान देना है। कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे, जिसमें कि लास्टली हम पढ़ रहे थे वैलेंसी कॉन्सेप्ट्स, जिसमें वैलेंसी काउंट करना बताया था मैंने कुछ एलिमेंट्स की कि एनायंस फॉर्म हो रहे थे, कैटायंस फॉर्म हो रहे थे और उनके जो चार्जेस थे, जो भी उनके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस थे, वो उस एलिमेंट की वैलेंसी डिसाइड कर रहे थे। और हमने देखा था दो तरह के आयंस फॉर्म हो रहे थे, कुछ पॉजिटिवली चार्ज थे, कुछ नेगेटिवली चार्ज थी। जैसे कि पोटेशियम का ये एटम है, इस पर +1 का चार्ज था, बिकॉज जो आउटर शेल ऑफ दिस पोटेशियम एटम थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। तो लॉस होने से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसकी जो वैलेंसी थी वो क्या थी, +1 थी। इसी तरीके से हमने देखा कि क्लोराइड आयन की वैलेंसी -1 थी। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन जो था उसका जो आउटर मोस्ट शेल था, जो वैलेंस शेल था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ था। गेन होने पे क्या था, इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली थी और नियरेस्ट एटॉमिक गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो गेन कर लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन का इसको गेन हुआ। गेन होने पर क्या होता है, माइनस का चार्ज आता है। जितने माइनस के चार्ज होते हैं वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन थे, इसको हमने क्या नेम दिया था, इनको हमने कैटायन का नेम दिया था। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन थे उनको हमने एनायन का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, एनायन का। कैटायन एनायन दोनों क्या है, ये चार्ज आयंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के लॉस से या इलेक्ट्रॉन के गेन से फॉर्म हो रहे हैं। कैसे फॉर्म हो रहे थे वो सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जेस कैसे आ रहे थे। जो वैलेंस शेल थी दैट वाज आउटर मोस्ट शेल, वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। अगर लॉस हो रहा था तो क्या था, प्लस चार्ज आ रहा था, और अगर गेन हो रहा था तो माइनस चार्ज आ रहा था। क्यों लॉस और गेन क्यों हो रहा है, ये बॉन्डिंग के लिए हो रहा था और अपनी जो वैलेंस शेल थी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरा करने के लिए हो रहा था। और साथ ही साथ हमने 2n² का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से 2n² फॉर्मूले से ही जो शेल्स है वो कंप्लीट होती चलती हैं। तो अब हमें वैलेंसी अच्छे से समझ में आ गई थी और साथ ही साथ हमने बहुत सारे आयंस लर्न किए थे, उनकी वैलेंसीज लर्न की थी। उसी जो इसके पहले वाले वीडियो में आयंस हमने डिस्कस किए थे, उसके बेस पर आज हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट की ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी कॉन्सेप्ट हाउ द केमिकल फॉर्मूलाज आर फॉर्म्ड। आज हम केमिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। केमिकल फॉर्मूला, देखिए पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दो तरह के जो आयन सब कंबाइन करते हैं, फिर क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड का एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला होता है। केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि कौन कौन से आयंस कंबाइन हुए हैं उस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। अब जैसे हमने कहा कि हमें पोटेशियम क्लोराइड बनाना है, दिख रहा है आप लोगों को, पोटेशियम क्लोराइड बनाना है। तो हमने उस चार्ट में देखा था कि पोटेशियम की जो वैलेंसी थी, सिंबल था K, और वैलेंसी थी +1, और क्लोराइड आयन की क्या थी, क्लोराइड आयन की वैलेंसी -1 थी। ठीक है, अब जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो कैसे बनेगा, पोटेशियम की वैलेंसी +1, इसकी -1, तो क्या बन जाएगा, KCl। 1 कैंसिल हो गई, सेम वैलेंसी लिखते ही नहीं है क्योंकि 1 इसकी थी 1 इसकी थी, तो ये KCl फॉर्म हो गया। अगर हमने ये आयंस अच्छे से लर्न कर लिए थे उस टेबल से, तो हम बहुत अच्छे से केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए सोडियम की वैलेंसी क्या थी, +1 थी। कार्बोनेट आयन देखा था ना, रेडिकल था, एक रेडिकल था, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, तो कार्बोनेट की वैलेंसी थी -2, यानी कि इसकी क्या हो गई, +1, इसकी हो गई -2।
अब ये जब कंबाइन करेंगे केमिकल फॉर्मूला, तो क्या मैंने बताया था कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो इसके साथ लगा देंगे और इसकी वैलेंसी इसके साथ लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सोडियम, सोडियम का सिंबल Na है, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है 2 है, -2 है, तो इसके साथ लगा देंगे 2 CO3 यानी कि कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ 1 लगाएंगे तो इसको ब्रैकेट में करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, दोनों ने एक दूसरे की वैलेंसी ली, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम देखिए अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए कैल्शियम की वैलेंसी क्या थी +2 और हाइड्रोक्साइड आयन होता है, रेडिकल होता है, OH इसका सिंबल होता है, वैलेंसी होती है -1, यानी कैल्शियम की वैलेंसी +2 हो गई, हाइड्रोक्साइड की -1, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो OH रेडिकल है, हाइड्रोक्सिल आयन है, OH क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसकी जो वैलेंसी है 1 वो कहाँ लगा देंगे, कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम की जो +2 वैलेंसी है वो कहाँ जाएगी, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, तो Ca कैल्शियम के साथ तो 1 लगेगा, 1 मींस कुछ नहीं, 1 नहीं लगाएंगे, 1 तो है ही ये, और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH, इसका क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, होल ट्वाइस कैसे हुआ, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 थी जो कि हमें इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ लगानी थी, तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। अब हम देखें आयरन +3 स्टेट में अगर है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैंने बताया था कि सम एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर हैविंग वेरिएबल वैलेंसी इन विच कॉपर वाज देयर +1 +2 वैलेंसी के साथ था, आयरन वाज देयर +2 +3 वैलेंसी, तो आयरन सल्फेट में यहाँ पे अगर ब्रैकेट में ये नंबर दिया है, इट मींस कि जो एलिमेंट है जिसके साथ ब्रैकेट में कोई नंबर दिया हुआ है, इट मींस कि दिस एलिमेंट इज हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, मोर देन वन काइंड ऑफ वैलेंसी डिपेंडिंग ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, कि कितने इलेक्ट्रॉन का इसको गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर +2 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का इसका लॉस हुआ है, अगर +3 स्टेट में है इट मींस कि इस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस इसका हुआ है। अब देखिए आयरन सल्फेट, तो आयरन की वैलेंसी होती है, इसमें देखिए 3 है, इट मींस कि +3 स्टेट में है आयरन इस फॉर्मूला में, और सल्फेट, सल्फेट इज अ रेडिकल, सल्फेट रेडिकल SO4 इसका फॉर्मूला होता है, इस पर कितने चार्जेस होते हैं, -2 चार्ज, क्या होता है, -2 चार्ज होता है। आयरन की वैलेंसी इसके साथ लगा देंगे, सल्फेट की वैलेंसी इसके साथ लगा देंगे, तो देखिए आयरन के साथ क्या लगेगा, 2 लगेगा, तो क्या हो जाएगा Fe2, अब SO4 के साथ क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, तो ये पूरा एक रेडिकल है, SO4 एक पूरा रेडिकल है, तो हम अगर सिर्फ O के साथ लगा देंगे तो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा। हम इस पूरे रेडिकल को ब्रैकेट में कर देंगे ऐसे, SO4 ब्रैकेट क्लोज, क्या लगाएंगे, आयरन की वैलेंसी +3 यानी कि होल थ्राइस, देखिए कैसे हो गया ये Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये क्या हो गया हमारा आयरन 3 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट हो गया। अब देखिए जैसे हम किसी एक और कॉपर का ले लेते हैं, हम कॉपर का ले, कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड मींस कॉपर किस स्टेट में है, कॉपर +2 स्टेट में, बिकॉज कॉपर इज आल्सो हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, it is found in +1 and +2 state of its valency. So in this formula copper is in +2 valency state, so we will form its formula by its valency number 2, तो यानी कॉपर यानी Cu, इसकी वैलेंसी क्या है यहाँ पर +2 है, और ऑक्सीजन when it is found in oxide state O-, it is having -2 valency,
कॉपर की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी कॉपर के साथ। अब देखिए दोनों में 2 2 है। इफ बोथ द एलिमेंट्स आर हैविंग सेम वैलेंसी नंबर, then we no need to write its valency number in its chemical formula, because same number will be cancelled with the same number. Then we do not write the valency number. Then what we will write? We will write CuO, copper oxide. Copper oxide लिखेंगे ना, कॉपर के साथ वैलेंसी लगाइए ना O के साथ, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 1 ही 1 तो बचा, 1 1 बचा, तो we don't need to write it. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CuO, कॉपर ऑक्साइड। इन दिस वे अगर हम देखें तो जितने भी हमने आयंस पढ़े थे, उन आयंस की अगर हमें वैलेंसी अच्छे से लर्न है, देन वी कैन वेरी इजीली फॉर्म दिस केमिकल फॉर्मूला। जब हम केमिकल फॉर्मूला का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद हम रिएक्शंस फॉर्म करेंगे। तो अगर आपको इतने फॉर्मूला समझ में आ गए हैं तो और भी जो भी आयंस की मैंने वो शीट आपको नोट करवाई थी, उससे आप लर्न करके आगे के फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हैं। अब आप देखिए इससे केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। केमिकल इक्वेशन देखेंगे अब हम। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन जो है वो एक शॉर्ट हैंड, एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि पूरे हमारे केमिकल चेंज को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करती है। यानी कि केमिकल चेंज जो कि हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, जिसमें कि कुछ केमिकल चेंज होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या फर्क होता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन क्या है? ये क्या है? इट्स अ शॉर्ट हैंड फॉर्म, या फिर कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of any chemical change. देखिए what is chemical reaction? A symbolic representation of any chemical change. Which kind of symbolic representation? केमिकली जो सिंबल्स होते हैं, तो सिंबल्स के थ्रू, केमिकल फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल चेंज को एक सिंगल इक्वेशन में हम दिखाते, केमिकल रिएक्शंस में दिखाते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इसको हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? थ्रू केमिकल रिएक्शंस को हम कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन से। इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगी? केमिकल रिएक्शन हुई, फिर इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इज केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? जैसे सपोज मान लीजिए कोई केमिकल चेंज हो रहा है, सपोज एक यहां पर बीकर है, इस पे हमने जिंक ले रखा है और हमने इसमें क्या डाल दिया है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया है। अब क्या होगा? जब ये सल्फ्यूरिक एसिड जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा भाई? तो यहां पर क्या फॉर्म होगा? यहां पर जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये एक प्रोसेस हुआ। अब इस प्रोसेस को हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर कर दें इस केमिकल चेंज का, केमिकल चेंज हुआ ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो थी वो रिप्लेस हो गई, हाइड्रोजन रिप्लेस हुई, क्या आ गया? जिंक आ गया उसकी जगह, है ना, और हाइड्रोजन अलग हो गई और एक नया कंपाउंड बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया, दैट इज जिंक सल्फेट। अब इसको अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें तो हम कहें कि जिंक प्लस H2SO4 gives zinc sulfate plus H2। अब आप देखिए जिंक
प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट बन गया और H2 इवॉल्व हो गई। तो आप देख सकते हैं ना क्या है कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या है, ये जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये जो सिंपलर आप देख पा रहे हैं, एक सिंपल एक जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन ने इस पूरे केमिकल चेंज को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी केमिकल चेंज बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज, दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। और केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। वी हैव टू रीड सो मेनी केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि जो भी हम चेंजेस पढ़ेंगे, जो भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे, वो सारे हमारे केमिकल इक्वेशंस बेस्ड होंगे। तो दो तरीके के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, एक होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है जो कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती है, जो कि बैलेंस नहीं होती हैं। तो ये आप सिंबल्स देख रहे हैं, ये जो सिंबल्स है, अगर ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जो भी एटम्स है, जैसे कि जिंक है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, जितने भी एटम्स है जो रिएक्टर्स के हैं उसका जो नंबर्स होता है और प्रोडक्ट्स के नंबर्स के बराबर होता है, तो वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। देखिए इसमें देखिए जिंक क्या है, जिंक का 1, अगर हम देखें तो जिंक यहाँ पे कितने एटम्स है, 1 है। हाइड्रोजन के आइटम्स कितने, 2 है। S कितना है, 1 है। O कितने हैं, 4 है। हम देख रहे हैं इस साइड, रिएक्टेंट की साइड में। आप देखते हैं हम प्रोडक्ट के साइड में, जिंक कितना है, 1 है, ठीक है। सल्फर कितना है, 1 है। O कितने हैं, 4 है। जिंक 1 S1 O4, ठीक है। जिंक 1 S1 O4 यानी कि बैलेंस है। अब देखिए H कितने हैं, H कितने हैं, 2 है। H कितने हैं, 2 है। इसका मतलब देखिए ये कैसी एक इक्वेशन है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट of the reactants are equal to the number of atoms of each element of the products are equal, then what is then balance, this is called balance equation, कि दोनों तरफ के जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के वो बैलेंस्ड है। लेकिन क्या है, अगर किसी रिएक्शंस में मान लीजिए यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे 2 फॉर्म हो जाएंगे, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उस तरीके के रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि अब हमने बैलेंस ही पढ़ ली है। कैसे पढ़ लिए, हमने सारे एटम्स पढ़े, एटम्स के बाद उस पे चार्ज उसके काउंट किए, उस बेस पे प्लस और माइनस, कैटायंस और एनायंस पढ़े। फिर हमने उसी के हिसाब से हमने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा। केमिकल फॉर्मूला के बाद उन्हीं केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूला को यूज करके हम आज इक्वेशंस पे आए। इक्वेशंस पे आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इक्वेशंस शुड बी बैलेंस्ड, बिकॉज क्या होता है, किसी भी केमिकल चेंज में क्या होता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इज टोटली अप्लाइड, मींस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका नंबर्स, उनका मास at the time of reaction will be equal to the mass of the product। तो इसलिए हम इसको बैलेंस करके ही चलते हैं, तभी वो एक बैलेंस इक्वेशन मानी जाती है। एक एग्जांपल आपको हम और दे रहे हैं बैलेंस इक्वेशन का, जिससे अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, फिर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। देखिए ये क्या है, पोटेशियम ClO3, कौन सा आयन बताया था, क्लोरेट आयन। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट आयन की वैलेंसी -1 होती है, इसकी +1 होती है, तो KClO3 बन गया। इसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दिस मॉलिक्यूल क्या करता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज करता है। तो किस में डिकम्पोज करता है, ये KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करता है। हमें मोटी मोटी बात पता है कि when thermal decomposition of potassium chlorate takes place, then which products are formed, then potassium chloride and oxygens are formed, but we can see here O 3 molecules है, यहाँ पे O कितने हैं, 2 है। It means कि बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन।
इक्वेशन सही है, रिप्रेजेंटेशन सही है, लेकिन क्या है, बैलेंसिंग सही नहीं है। अब यहाँ पे 3O है और यहाँ पे 2O है, इट मीन्स कि 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं। 3 2 सा क्या हो गया, 6O हो गए। अब यहाँ पे 6O करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6O हो गया। अब हमारे O इधर 6 हो गए, O इधर 6 हो गए, बैलेंस हो गए। अब पोटेशियम देखें, अब पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। Cl देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। K कितने हैं, 2 है, Cl कितना है, 1 है, O कितने हैं, 6 है, O बैलेंस, K यहाँ भी 2 हो गए और क्लोरीन आइटम्स यहाँ भी 2 हो गए और ऑक्सीजन तो 6 थे, यानी कि देखिए लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि डिकम्पोजिशन हुआ, बट क्या था, टोटल देखिए मास इधर और इधर का सेम है, यानी कि इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड हो गई। कैसे बैलेंस हो गई, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द टोटल नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। देख लीजिए, बैलेंस कर लिया और साथ साथ बैलेंस भी करते जाएंगे, ये भी देखेंगे कि इसका जो वैलेंसी कॉन्सेप्ट है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। अगर KCl है तो हम कभी भी इसको ऐसे नहीं कर देंगे कि बैलेंस करने के लिए हमने KCl2 बना दिया, ये तो गलती हो गया ना, क्योंकि K की वैलेंसी तो 2 होती ही नहीं है। हमको बैलेंस करने हैं पूरे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम इसके वैलेंसी कॉन्सेप्ट में छेड़छाड़ नहीं करना है, इसीलिए मैंने केमिकल फॉर्मूला इतनी अच्छे से आपको बताया। हमें सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है, ना कि हमें इसकी वैलेंसी को डिस्टर्ब करना है, और हमें फिर बाद में ऐसे चेक कर लेना है कि क्या सारे एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम है कि नहीं। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो एक तरीके से देखिए तो हमने अच्छे से रिवीजन लिया है कि कैसे वैलेंसी कॉन्सेप्ट से हमने आयंस फॉर्म करने सीखे, किस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है एटम्स की वैलेंसी। आफ्टर वैलेंसी कॉन्सेप्ट वी लर्न अबाउट द केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज में वैलेंसी को क्रॉस करके हमने डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस, यानी कि किसी भी केमिकल चेंज को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे थ्रू द केमिकल फॉर्मूलाज, और साथ ही साथ इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखा। आगे के वीडियोस में भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।